नमस्कार साथियों, हम 2019 में पूछा गया सब्जेक्टिव प्रश्न मैथ का बता रहे थे आप लोग को। इससे पहले मैंने 2 क्लास आप लोग को लिया इसके लिए, और इसमें हम करीब ये 20 नंबर प्रश्न तक इसका शायद हम बता दिए थे। 21वां नंबर प्रश्न आज है। चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है बिंदु ए -5 7 और बी जो है 1 - 3 है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इससे हमारे पास क्या है कि एक बिंदु ए और बी है। ए जो है वो मेरा -5 7 है और बी जो है वो -1 3 है। अब हमें बोला गया है कि ए और बी का बीच की दूरी निकालें। कैसे इसका दूरी निकालेंगे? हम यहाँ पर ए बी लिखेंगे। अगर हमको ए और बी के बीच का दूरी निकालना हो, यहाँ पे सिर्फ हम ए बी लिख देंगे। इसका मतलब हो गया कि ए और बी का बीच का दूरी। ठीक है दोस्तों, देखिए आराम से सही कॉन्सेप्ट के साथ देखना है और आराम से समझना है। अब देखिए जो ए बी निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या है इसको देखते हैं। x1 y1 क्या है दोस्तों, हम किसी को भी यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं। एगो को x1 y1 एगो को x2 y2। अब जैसे यहाँ दूरी निकालेंगे, चलिए हम फर्स्ट वाला को ही x1 y1 इसको ले लिए, इसको x2 y2 लिए। हमारे पास है x2 - x1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना दोस्तों -1 है और -x1 कितना है -5 है। आप देखिएगा यहाँ पर कि x2 जो है x2 का वैल्यू -1 है और यहाँ पर जो माइनस है वो हम देंगे सबसे पहले। उसके बाद जब x1 लिखना होगा तो x1 जो ये भी माइनस में है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और तब यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट हमको लगाकर स्क्वायर लगाना होगा। फिर y2 - y1 है। y2 का वैल्यू दोस्तों 3 है और y1 जो है वो 7 है। फिर स्क्वायर लगा देंगे हम। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये -1 ये माइनस माइनस दोनों मिलकर +5 हो गया स्क्वायर और 3 - 7 यार यहाँ पे है ही। अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो -1 + 5 दोनों घटाव हो जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। तो 5 में 1 गया तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 में 7 जाएगा दोस्तों। तो ये भी क्या होगा, 7 में 3 जाएगा 4 होगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में जो बड़ा वाला वो माइनस में है। अगला स्टेप देखते हैं इसका हम दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये भी 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये माइनस है जो स्क्वायर करने का तो प्लस हो गया। अब 16 और 16 को जोड़ देंगे तो ये 32 हो जाएगा और 32 का हम क्या करेंगे, अब की बार इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 के बदले 1 लेते हैं, 2 के बदले 1, तो 2 × 2, ये दोनों के बदले 1 तो 2, ये दोनों के लिए 1 हो। ये सिंगल रहेगा, उसको अंदर में छोड़ देंगे, यानी कि √32 का जो वैल्यू हो जाएगा 2 दूना 4 √2। मात्रक यहाँ लिखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दूरी निकाल रहे हैं। दूरी कुछ तो होगा, किलोमीटर या मीटर में किसी में होगा। अगर यहाँ कुछ भी नहीं दिया रहता इसलिए हम उसको मात्रक लिख देते हैं। आप यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब हमारे पास क्या प्रश्न है कि हमारे पास एक रेखाखंड है। ठीक है, ये रेखाखंड जो है 2 बिंदुओं से मिलकर बना है। एक बिंदु जो है दोस्तों उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 4 - 3 है और सेकंड वाला जो बिंदु है दोस्तों उसका कोऑर्डिनेट 8 5 है। ठीक है, अब कहता क्या है कि ये तो एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को एक अन्य पॉइंट है, मान लेते हैं वो P है, P फॉर प्रमोद सर। ये क्या करते हैं, इसको 3:1 के अनुपात में डिवाइड कर देती है। एक बिंदु है जो क्या करते हैं, इस पूरे लाइन को 3:1 में बांट देती है। अब क्या बोलता है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों। जैसे अगर हम यहाँ A दे दें, यहाँ पर हम B दे दें, तो A का जो निर्देशांक हो गया वो 4 - 3 हो गया, B का 8 5। अब इस प्रश्न का कहना है कि ये P का निर्देशांक क्या होगा अगर यदि इसको जो है 3:1 में लाइन को क्या करती है, बांट देती है। मतलब ऐसे समझें, ये बिंदु P जो है थोड़ा सा आगे होना चाहिए, 3 भाग इधर है 1 भाग उधर है, 3:1 इस तरह का है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। हमारा मेन क्वेश्चन यही है कि हमको P का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, चलिए आप देखिए इसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं। निर्देशांक को ही हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको x1 y1 कहते हैं, ये मालूम है।
इसको x2 y2 कहते हैं, ये मालूम है। इसमें एक नया वर्ड जुटेगा दोस्तों, m1 अनुपात m2। ये जो 3:1 है, ये m1 m2 का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है क्या, p का निर्देशांक। p का जो निर्देशांक है दोस्तों, इसी को इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p। इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसका जो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। और क्या फार्मूला है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यही फार्मूला है दोस्तों। एक बार फिर से अच्छे से देख लेंगे। m1 के साथ x2 आएगा, m2 के साथ x1 आएगा। ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे क्या है m1 प्लस m2, फिर क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको वैल्यू सबको आराम से पुट करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा एकदम बहुत ईजी तरीके से। m1 जो है हमारे पास, m1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, तो हम इसके जगह पे 3 लिखेंगे, बीच में इंटू लगा देंगे। x2 है, x2 का मान कितना 8 है, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे 8 लगा देंगे। फिर m2 है, m2 का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है 1 है। और फिर x1 का वैल्यू कितना 4 है। और फिर m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1। आगे है m1 y2, m1 कितना है 3 है, इंटू y2 कितना है y2 5 है। फिर m2 कितना है तो 1 है, इंटू y1 कितना तो -3 है, तो ब्रैकेट में लगा देंगे माइनस है। और फिर 3 प्लस 1। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 × 3 24 आ जाएगा। 4 गुना ये करेंगे 4 आएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो भी 4 आ जाएगा। 3 और 5 को यहाँ पे इंटू करेंगे तो 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा दोस्तों। प्लस माइनस माइनस होगा, 1 × 3 करेंगे 3 और 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे जो है दोस्तों 24 में 4 को जोड़ेंगे 28/4, इधर घटाव करेंगे तो 12/4। अब इसको हम कट करेंगे, ये 7 टाइम में, ये 3 टाइम में, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 7 और 3, यानी कि ये जो p था दोस्तों, इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 7 और 3, यही हमें निकालना था। अब जो हमारे पास तीसरा प्रश्न है दोस्तों आज के लिए, इसको देखते हैं। ये प्रश्न जो है ये आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.3 का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है, थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दें, बेसिक चीज़ें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज का 3 पॉइंट होंगे तीनों शीर्ष पे। जैसे ये मान लेते हैं 2 3 है, ये 4 1 हो जाएगा और ये 7 5 मान लेते हैं, ऐसे कुछ ले लें हम। अब बोलेगा इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 9 क्लास में, हीरोन का सूत्र से निकालते हैं। और आपका इससे भी निकालते हैं, ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करके। ठीक है, ये सब फॉर्मूला हम लोग जानते थे। लेकिन अगर कभी ऐसा कंडीशन हो जाए कि तीनों जो शीर्ष है वो दिया रहे, ये सब कब लगाते थे, जब ये साइड हमको मालूम होता था, साइड मालूम होता था 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तब ऐसा करते थे। अगर कभी हमको ऐसा हो जाए कि कोई त्रिभुज मान लिया जाए ABC है और इसका जो है तीनों बिंदु का कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है, तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आपका जो एनसीईआरटी 7.3 है उसमें इसको इस तरीके से निकाला जाता है। इसका फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 लिखा जाता है यहाँ पे y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बस इतना छोटा सा एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसी छोटे से फार्मूले को यहाँ पे यूज करके हम लोग को यहाँ पे बोला है k का मान निकालें। यहाँ पे हमारा जो आज का प्रश्न है कि k का मान ज्ञात करें, मतलब 3 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट में यहाँ क्या किया है। ठीक है, हमको k का मान निकालना है, यानी कि k का हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालना है। तीनों पॉइंट यहाँ दिया गया नहीं है, तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, तो ये को दे दिया है 8 1। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है k-4, और उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद है हमारे पास 2 - 5। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार यहाँ पे ABC का कोऑर्डिनेट था, यहाँ पर भी ABC 3 पॉइंट है। ठीक है, इसमें एगो जो बीच वाला है, जैसे इसी को मान लें अभी हम, ये वाला जो है क्या, ये k-4 है। उसके बाद ये वाला क्या है 8 1 है, और उसके बाद क्या दिया है 2 - 5, इसी तरह का दिया है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ लिख दिया है कि ये तीनों बिंदु जो है वो क्या संरेखी हैं, यानी कि हमको 3 पॉइंट दिया है, इसको यूज करके हमको k का वैल्यू निकालना है। लेकिन इस तीनों के बारे में कंडीशन लगा दिया है कि ये तीनों बिंदु जो है वो संरेखी हैं। तो ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा आगे हम बताएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको हम छोटा सा फार्मूला जो है उसको सिखाएंगे कि कैसे आप फार्मूला को याद रख सकते हैं।
ठीक है। नहीं तो आपको हम बोल तो रहे हैं छोटा, लेकिन ये फार्मूला छोटा है नहीं, आपको पता चल ही गया होगा देखने के बाद। ठीक है, फार्मूला इसका क्या होता है, तो 1/2 आपको लिखना है। 1/2 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x1 लिखना है, और x1 लिखने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट बना देना है। और आपको एक कोड वर्ड याद रखना है। कोड वर्ड क्या है, 23, 31, 12। ठीक है, अब कहोगे ये 23, 31, 12 कहाँ से आया, तो जब भी कोई कोड वर्ड बताया जाता है दोस्तों, तो उसके पीछे क्यों और कैसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे 23, 31, 12 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप समझते हैं इस फॉर्मूले को। हमने 1/2 लिख दिया, और क्या किया हमने x1 लिख दिया। और आप देखिएगा यहाँ पे 23 है, 23 का मतलब ये हुआ कि हमको y2 माइनस y3 लिख देना है। ठीक है, हम क्या लिखे, y2 माइनस y3। हमने क्या किया, सबसे पहले 1/2 लिखा, x1 लिखा, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, x2 लिखेंगे। और x2 लिखने के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 31 लिखेंगे। 31 बोले तो y3 माइनस y1, मतलब ये 3 ये को 31 बोले हम, तो y3 माइनस y1। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ x1 लिखे, x2, इसके बाद क्या यहाँ x3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ 12 है, 12 का मतलब हो गया y1 माइनस y2। तो आप इस तरीके का प्रयोग करके इस फॉर्मूले को इजी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। मान लेते हैं ये जो ये फर्स्ट वाला है x1 y1 हो गया, सेकेंड वाला x2 y2 हो गया, और थर्ड वाला x3 y3 हो गया। चलिए इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, 1/2 लिखेंगे, x1 हमारे पास है, x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे 8 है, y2 माइनस y3 है, y2 का वैल्यू मेरा -4 है, और y3 का वैल्यू 5 है। आप देखिएगा कि एक फार्मूला हमारा इसमें माइनस होता है फार्मूला में, और एक यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको +5 लिखेंगे। फिर x2 हमारे पास है, x2 का वैल्यू k है, और बीच में प्लस है। फिर y3 माइनस y1, y3 जो है -5 है, और y1 हमारा कितना है, 1 है। फिर उसके बाद जो है x3 है, x3 का वैल्यू कितना है, 2 है, और y1 माइनस y2 है, y1 देखिएगा 1 है, और y2 हमारा कितना -4 है। तो ये फार्मूला वाला माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, तो ये +4 हम इसको लिख देंगे। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, 8 है यहाँ पे, ये सॉल्व करेंगे तो 5 में 4 घटा हो जाएगा, तो 1 बचेगा। उसके बाद 5 और 1 दोनों माइनस में है, तो -6 हो जाएगा। उसके बाद 2, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 1/2 8 गुना 1 करेंगे 8, k गुना 6 करेंगे दोस्तों 6k हो जाएगा, और 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा कि 10 प्लस में और 8 यहाँ प्लस में है, तो दोनों जुड़ के 18 हो जाएगा, और ये -6k। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 है। अब यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन लेंगे तो 18 के पास 9 बच जाएगा, 2 9 में 18, और 2 3 जा 6, यहाँ 3 के हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, कॉमन लेने से ये 2 2 कट जाएगा, तो ये बटा का टेंशन ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास जो बचा रहेगा दोस्तों, वो क्या बचा रहेगा, तो 9 - 3k, यानी कि इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो 9 - 3k आया, इतना वर्ग मात्रक। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, इस प्रश्न में लिखा हुआ था कि ये तीनों बिंदु जो है ये क्या संरेखी है। संरेखी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कॉलिनियर। ठीक है, इंटरमीडिएट में आप जब जाइएगा तो आपको 11 का बुक में लिखा हुआ मिलेगा कॉलिनियर, जिसका हिंदी होता है संरेखी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि तीनों बिंदु जो है वो एक लाइन में एकदम एक सीधे में है। और जरा आप गौर कीजिएगा इस बात को कि अगर तीनों बिंदु एक सीधे में है तो क्या त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज तो ऐसे बनता है। और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लड्डू। लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या निकला था, तो 9 - 3 के इक्वल टू हम 0 कर देंगे, तो -3 के इक्वल टू 9 चला जाएगा, माइनस में माइनस माइनस कट गया, 3 के इक्वल टू 9, इसलिए k का वैल्यू क्या हुआ 9। ये 3 यहाँ बाय में चला गया, 3 टाइम में कट गया, k का जो वैल्यू निकला वो दोस्तों क्या निकल गया, 3 निकल गया। और यही हो गया आपका सुंदर, सस्ता, सबसे अच्छा टिकाऊ आंसर। अब जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, प्रायिकता चैप्टर का है। प्रश्न है कि एक थैले में नील
3 जो है लाल गेंद और 5 काली गेंद है। एक थैला हमारे पास है, ठीक है, और थैला में जो है, सॉरी मेरे पास नहीं आपके पास है, गलती से बोला गया, एक थैला आपके पास है, ठीक है, उसमें 3 लाल और 5 काली गेंद है। मतलब लाल गेंद कितना है दोस्तों, तो लाल गेंद जो है वो कितना है 3 है, और 5 काली गेंद है। काली गेंद जो है दोस्तों वो कितना है 5 है। अब बोलता है इस थैले में एक गेंद अदृच्छया निकाली जाती है। अब एक थैला में 2 प्रकार का गेंद है, 3 ठो लाल वाला 5 ठो काला वाला, यानी कि टोटल मिलाकर कितना गेंद हो गया, तो टोटल मिलाकर जो गेंद हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, टोटल मिलाकर 8 हो गया, 5 + 3, ठीक है। अब क्या कहता है, अब कहता है कि एक आदमी गया और क्या किया, इस थैले में से एक गेंद अदृच्छया निकाल लिया उसने। अदृच्छया का मतलब होता है अचानक, बिना देखे उसने क्या किया, 8 गेंद में से एक गेंद को निकाल लिया। उसको पता नहीं कि वो गेंद कैसा है, लाल है या काला है। बोलता है कि आप इसको प्रायिकता निकालो। प्रायिकता निकालना कि अगर वो गेंद लाल है तो, मतलब अगर गेंद लाल होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अगर हमको लाल गेंद की प्रायिकता निकालना, हम क्या करेंगे, प्रायिकता लिख के बगल में ऐसे लाल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों इसका फॉर्मूला जो होता है वही वाला जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती है, तो हमको यहाँ पर जो है दोस्तों लाल गेंद निकाला, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। और कुल परिणामों की संख्या मतलब कुल गेंद कितना 8 है, तो 8 लिखेंगे। और यही जो है दोस्तों सस्ता सुंदर टिकाऊ आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर बोला है कि फिर प्रायिकता निकालो, कि प्रायिकता निकालो अगर यदि वो गेंद जो है क्या है, वो गेंद काला है, ठीक है। अगर वो गेंद क्या है, काली है, काली गेंद रहेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो फॉर्मूला आप लिख ही लेंगे, अनुकूल बटा कुल, और काली गेंद की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो जो काली गेंद है दोस्तों वो कितनी है, तो काली गेंद 5 है, तो ऊपर हम 5 लिखेंगे, नीचे हम 8 लिखेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 5/8। उसके बाद जो है दोस्तों सी नंबर निकाला है, प्रायिकता लिखा निकालने, प्रायिकता लाल नहीं है, अगर लाल नहीं है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, लाल नहीं है। आप तो फॉर्मूला जानते ही हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या और बाय कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पर बोला कि लाल नहीं है, अगर लाल नहीं है तो वो गेंद कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं थैला में कैसा कैसा गेंद है, तो थैला में 2 प्रकार का गेंद है, लाल है और काला है। अब अगर यदि लाल नहीं है तो बचा क्या रह गया, काला बचा रह गया। तो हम इसमें क्या कर देंगे, जो काला गेंद है उसकी संख्या जो है ऊपर में लिख देंगे, और कुल में तो कुल ही लिखाएगा, तो काला गेंद कितना 5 है और टोटल 8 है, तो इसका आंसर जो दोस्तों वो 5/8 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अगर आपको सारा प्रश्न समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते जाएंगे, जितना ज़्यादा संभव हो सके शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट किसी और को मिल सके। तो हमारे पास जो प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब जो ये प्रश्न है हमारा, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 12.2 का है, ठीक है। क्या है कि एक वृत्त हमारे पास है, और ये वृत्त जो है इसके क्या करना है, चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश क्या होता है, तो वृत्त को अगर हम 4 भाग में बांट दें इस तरह करके, 1 2 3 4, ये चारों जो है दोस्तों वो चतुर्थांश बन गया। ये भी चतुर्थांश हो गया, ये भी चतुर्थांश, ये भी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चतुर्थांश जो है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, और हमको दिया गया इसमें, इसकी परिधि दिया गया 22 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त है, वृत्त की हमको परिधि दिया गया है, ठीक है। परिधि कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर, और क्या करना है, इसका चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि इस फॉर्मूले को देखने के बाद हमको क्या पता चला कि अगर आर नहीं मालूम होगा तो इसका क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आर निकाल लेंगे। आर कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो है परिधि मालूम है, परिधि से इसका हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो इधर क्या कर देंगे 22 लिख देंगे, जो है 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर का मान कितना है, तो आर ही तो निकालना है, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, इधर हो गया
22। जैसे ही आर यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों, ये 22 है और 2 और 22 ऊपर में तो नीचे आ जाएगा, नीचे अभी 7 है तो ऊपर चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे ज़रा ध्यान देना कि जब भी हम बराबर से किसी चीज़ को टपाते हैं तो जो ऊपर में रहेगा वो नीचे लिखाएगा, जो नीचे वाला वो ऊपर लिखाएगा। ठीक है, तो ये 22 क्या हो जाएगा, नानी घर चला जाएगा। तो आर बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 7/2। इसके बाद अब हम आ जाएंगे अपनी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, अभी जस्ट हमने लिख के दिखाया आपको। इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 लिखेंगे और पाई का जो मान है दोस्तों वो कितना है, 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 और आर में स्क्वायर। आर का वैल्यू जस्ट हमने निकाला 7/2। तो आराम से 7/2 को हम लिख देंगे और आराम से इसको क्या कर देंगे, आराम से 7 को भी काट देंगे। 2 से 22 को 11 बार में काटेंगे और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, जो बचा सबको गुना कर देंगे। बचा क्या रह गया, 11 रह गया, 7 रह गया और नीचे क्या रह गया, 4 रह गया और 2। इसको जब गुना करेंगे दोस्तों तो 11 गुना 7 हो जाएगा 77 और 4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8। तो ये जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 25 का ही अथवा में क्वेश्चन है। इसको ज़्यादा हम नहीं लिखे हैं, बस डायग्राम बना दिए हैं। डायग्राम को आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि आपके पास जो है दोस्तों एक डायग्राम बना हुआ रहेगा इस तरह का। ठीक है, इस डायग्राम में क्या बोलेगा, जो कलर किया हुआ भाग है ये वाला, इस कलर भाग का एरिया निकालें। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, एक कलर वाला जो भाग है इसका हमको एरिया निकालना है। आप इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक अंदर में सर्कल है और एक बाहर में सर्कल है और यहाँ पर जो है एक त्रिज्यखंड बना हुआ है, इसको त्रिज्यखंड कहा जाता है। और त्रिज्यखंड में यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बना है और इस जगह पे जो है 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। और ये बड़ा वाला जो सर्कल है दोस्तों बाहर तक जो गया है, इसकी त्रिज्या जो है रेडियस वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। यानी कि हमारे पास प्रश्न क्या है कि हमारे पास प्रश्न है कि एक छोटा सर्कल, उसके बाहर में बड़ा सर्कल, यानी कि 2 त्रिज्यखंड बना है। एक बड़ा त्रिज्यखंड हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके अंदर में छोटा त्रिज्यखंड। ये जो कलर किया हुआ भाग है इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा। एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है इसको हम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या करेंगे, ये अंदर वाला को घटाव कर देंगे, माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं एक बार समझ लेते हैं। जो इस तरह का डिजाइन रहे बना हुआ इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। यही तो यहाँ पर 2 गो है। अब बड़ा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला तो दोस्तों इसका एरिया का, इसका होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर और माइनस छोटे त्रिज्यखंड का θ/360, इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका त्रिज्या छोटा है, इसका बड़ा है। ये काम करते हैं, इसको हम एगो का नाम R1 एगो नाम R2 देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम सॉल्व इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले θ/360 जो है वो सेम है, इसका थीटा का वैल्यू 40 ही होगा, 360 है और पाई का वैल्यू भी सेम ही रहता है। तो जो चीज़ें सेम रहती है उसको हम कॉमन लेंगे तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन, कम गुना भागा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, तो R1 सिर्फ बचेगा और यहाँ से अगर हम θ/360 को निकाल लिए, पाई को भी निकाल लिए, बचा क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ R2 बचा रह गया। अब थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, 40 है और नीचे 360 लिखेंगे। पाई का वैल्यू आसानी से हम बैठा देंगे, जो जानते हैं हमेशा 22/7 और R1 का वैल्यू हमने कह दिया अभी 7 का स्क्वायर और R2 का वैल्यू जो है दोस्तों वो कितना है, तो 14 का स्क्वायर हो। आगे देखेंगे 40/360, ठीक है, 22/7 और इसको सॉल्व कर देंगे। 1 मिनट दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक करेंगे। R1 का मान 14 होगा, R2 का मान 7। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको घटाव कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 40/360 इंटू 22/7। इसको जब घटाव करेंगे कितना बचेगा, 16 में 9 गया तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 में 4 गया तो 4, यानी कि 47 बचेगा और बगल में 1 भी बचेगा। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे 0 से 0 कट गया, 4 का टेबल में ये 9 बार में कट गया। ठीक है, अब क्या कटेगा, और कुछ कटेगा या नहीं कटेगा देखते हैं। ये 9 एकम 9 कटेगा और यहाँ पे 5 7 नहीं कटेगा। ये
इसके बाद हमारा जो है कुछ भी नहीं कटेगा, तो फाइनली इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे इंटू कर देंगे। तो इंटू कर देंगे, हमारा ऊपर में हो जाएगा 22 इंटू 147 और नीचे जो है वो कितना है 9 इंटू 7। ये 7 से जो है ये कट जाएगा हमारा 21 टाइम्स में, और 3 का टेबल में ये 7 टाइम में और ये 3 टाइम में। अब जो बचेगा 22 इंटू 7/3। अब इसको इंटू कर देंगे हम, 154/3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। इसमें जो लिखा है दोस्तों देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 6 मार्क्स मिलेगा अगर एग्जाम में देंगे तो, और नहीं देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो हम ये क्वेश्चन को नहीं बनाते, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वो हम खुद बाय खुद उसको हटा देते हैं, उसको नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रश्न है 2x² - 2√2x + 1 = 0। क्या है 2x² - 2√2x + 1 = 0। कहता है कि इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना, विविक्तर। फिर क्या ज्ञात करना दोस्तों, प्रकृति। फिर क्या ज्ञात करना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। 3 चीजें इसमें निकालना, विविक्तर, उसके बाद प्रकृति, फिर मूल। ठीक है, सबसे पहले इसका हम जो है विविक्तर निकालते हैं दोस्तों। विविक्तर कैसे निकलेगा, तो विविक्तर जो है दोस्तों इसको जो है डी कहा जाता है। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब ये कहाँ से आ गया bac। ठीक है, तो इसके नीचे जो है हम लिख देंगे यहाँ पे ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये समीकरण एक ऊपर वाला को लेंगे और हम जो लिखेंगे उसको समीकरण 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 लिखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, दोनों का हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद जो है दोस्तों हमारे पास ए के सामने 2 है तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। बी के सामने हमारा जो है -2√2 है तो बी का वैल्यू 2√2 हो गया। और सी के सामने हमारा 1 है तो सी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पे विविक्तर निकालेंगे। ठीक है, विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। b का वैल्यू कितना हो गया, तो -2√2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू जो है दोस्तों वो 2 है और सी का वैल्यू 1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2√2 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको देखिएगा यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2√2 इंटू 2√2, इसको 2 बार इंटू करना है। 2 बार इंटू करेंगे 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2। अब 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर इसको इंटू करेंगे 4 दूना 8 एकम 8। ठीक है दोस्तों, और 8 में 8 घटाव करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 0। इसके बाद देखिएगा ये हमारा एक आंसर हो गया, क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा था विविक्तर, तो विविक्तर हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद कुछ बोला है, क्या बोला इसके बाद, क्या बोला है इसके बाद बोला है कि प्रकृति लिखिए। तो प्रकृति कैसे लिखा जाता है कि जो मूल निकलेगा उसका क्या नेचर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि d = 0, अगर d का मान 0 हो जाएगा इसका मतलब प्रकृति उसका क्या होगा, लिखेंगे इसीलिए प्रकृति जो है वो क्या होगा, तो वास्तविक होगा। प्रकृति वास्तविक है। ठीक है, इसके बाद अब d का मान 0 हो गया तो प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे इसीलिए मूल। ठीक है, एक काम ये खत्म हो गया। उसके बाद अब मूल में आएंगे, यानी कि मूल बोले तो x का वैल्यू जो x यहाँ पर दिया है सब जगह, इसका फॉर्मूला होता है -b ± √d/2। ये इस फॉर्मूले पे ये वैल्यू निकलेगा। माइनस यहाँ पर लिखेंगे b का जो वैल्यू है वो b का वैल्यू कितना आप देखिएगा यहाँ -2√2 है। एक मिनट दोस्तों, अगर यदि d का वैल्यू 0 रहे और प्रकृति अगर, तब यहाँ बराबर हो जाएगा, और प्रकृति जब यहाँ पर बराबर हो जाएगा तब फॉर्मूला जो है दूसरा हो जाएगा, x का वैल्यू = -b/2a -b/2a। अब यहाँ देखिएगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b का वैल्यू हमारा कितना -2√2 है, इसको लिखेंगे। अब बाई 2 ये है, 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है, फिर ये माइनस है, फिर b का वैल्यू कितना है तो -2√2 है, और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आप देखिएगा 2 है। ठीक है, ये दोनों माइनस मिलेगा प्लस हो जाएगा 2√2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, या 2 गुना 2 ही रहने दो अभी। फिर ये 2√2 हो जाएगा और ये 2 इंटू 2, अब ये 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा √2/2 और √2/2।
आप अगर यदि इसमें थोड़ा सा और स्मार्ट दिमाग लगा लेंगे तो आंसर जो है ये भी हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, एक थोड़ा सा क्या करें, ये √2 रहने दें और ये 2 को हम क्या कर दें, √2 इंटू √2 लिख दें। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 करेंगे तो वापस 2 आ जाता है। हम लोग ये चीज़ 9 से ही जानते आ रहे हैं। और √2 है और ये 2 जो है दोस्तों √2 इंटू, इसको भी √2 लिख दें। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये √2 कट जाएगा, इसका भी एगो कट जाएगा। तो हमारा जो सस्ता वो सुंदर और स्मार्ट आंसर जो होगा और स्टैंडर्ड आंसर 1/√2 और 1/√2 होगा आंसर। अब जो आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या है कि एक मीनार है और ये मीनार कहाँ पर, एक समतल जमीन पर खड़ी है। बोलता है कि इसकी जो छाया है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब जैसे ये मीनार है, मान लिया जाए ये मीनार है, इसकी छाया पहले यहाँ तक आता होगा। अब कुछ देर बाद क्या हो जाता है यहाँ, अब ये 40 मीटर और ज़्यादा लंबा हो जाता है छाया इसका। ठीक है, क्या प्रश्न यहाँ पे बोला है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। इसकी छाया क्या होती है, पहले यहाँ पर था, ये बढ़कर 40 मीटर क्या हो गया, लंबा हो गया। ये कब लंबा हो जाता है, तो अब यहाँ पे क्या बोला था कि इसकी छाया जो है पहले यहाँ तक था, ठीक है, ये मीनार का छाया। अब ये 40 मीटर लंबी हो जाती, कब लंबी हो जाती है, जब सूर्य का उन्तांश, मतलब इसका जो कोण बन रहा, सीधा सीधे समझेंगे, ये कोण पहले 60 बन रहा था और ये घटकर क्या हो गया, 30 हो गया। ये 60 का कोण बन रहा था 30 हो गया, कब हो गया, जब इसकी छाया 40 मीटर ज़्यादा लंबी चली गई तब। ठीक है, इसके बाद अब क्या बोलता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार जो है दोस्तों ये कितना ऊंचा होगा, प्रश्न हमारा इतना सा ही है कि ये मीनार कितना ऊंचा होगा। अगर यदि पहले इसकी यहाँ कोण 60 डिग्री बन रहा था यहाँ छाया का, बाद में छाया लंबा हो गया और कोण 30 बनने लग गया। ठीक है, इस प्रश्न में सबसे पहले आपको जो दोस्तों स्टेटमेंट लिखना होता है, स्टेटमेंट क्या लिखते हैं देखिएगा, A-B इसका नाम दे दिए मीनार का, हम C दे दिए पहले जहाँ पे छाया थी, अब एगो D दे दिए जो बाद में आ गया। इसी बात को लिखेंगे कि माना AB एक मीनार है, माना AB एक मीनार है। उसके बाद BC जो है छाया की दूरी थी, छाया तो आप लोग को मालूम होगा कौन है सो, ठीक है, BC छाया की दूरी थी जो क्या हो गया, बाद में क्या हो गया, D तक पहुंच गई। छाया पहले यहाँ तक पहुंच रहा था, बाद में फिर 2 कदम चल के आगे यहाँ बढ़ गई, वो उसका मंजिल वहाँ पे खड़े थे इसीलिए D तक पहुँच गई। और इससे क्या हो गया, D तक पहुँच जाने से इससे क्या हुआ, इसका कोण जो है दोस्तों वो क्या था, 60 डिग्री से घटकर क्या हो गया, घटकर 30 डिग्री हो गया। ये स्टेटमेंट लिखना होगा आपको एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 6 नंबर का 6 नंबर इस प्रश्न में मिलेगा। इसके बाद और यहाँ क्या लिखना होगा, और लिखना होगा इस प्रकार क्या लिखना होगा कि यहाँ पे जो त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज बना, ABC, तो लिखेंगे इस प्रकार ABC तथा कौन सा त्रिभुज बन गया, तो ABD, इसको लिख दो बाद वाला को, ABD 2 समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें दिया है CD बराबर 40 मीटर और हमें बोला क्या है, हमें बोला कि AB क्या होगा, मीनार की ऊंचाई AB क्या होगा। हम क्या करेंगे, लिख देंगे माना AB इक्वल टू X मीटर, हम AB को X मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे हम यहाँ पर ABC। त्रिभुज जैसे ही ABC लिखेंगे, आप देखिएगा यहाँ गौर करके, यहाँ पर कौन बन रहा है, और आप त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे कि जहाँ पर कौन बनता है उसके सामने वाला जो लाइन होता है उसको P कहते हैं, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यानी कि हमको यहाँ पर जो है P/B का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिख देंगे ABC में tan थीटा इक्वल टू P/B, और थीटा का जो मान है दोस्तों वो कितना है, 60 डिग्री है, और P जो है वो कितना है, तो P हमारा AB है और B जो है वो कितना है, हमारा BC है। और tan 60 का जो मान है √3 होता है,
और ए बी जो है उसको हमने अभी जस्ट आप देखे होंगे एक्स माने, तो यहाँ एक्स बैठा देंगे और नीचे बी सी को बी सी रहने देते हैं। इसके बाद नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी रूट अंडर 3 इक्वल टू बी सी रूट अंडर 3 होगा और एक्स इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अब की ओर बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में फिर हम क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी लिख देंगे। अब की बार जो थीटा का मान है वो कितना है, 30 डिग्री है। पी क्या हो जाएगा, तो ए बी और बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक का त्रिभुज लिए पूरा ए बी डी, इसके सामने वाला ये पी हो गया तो बी ये पूरा हो जाएगा बी डी। इसके बाद टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और ए बी जो है उसको हमने एक्स माना था और बी डी को बी डी छोड़ देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार, बी डी गुना 1 बी डी हो जाएगा और एक्स गुना √3 एक्स √3। अब इसके बाद आप देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, ये बी डी जो है, ये बी डी इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। इसको दो पार्ट में कैसे बांटेंगे, एक बार डी से लेकर सी और एक बार सी से लेकर बी, बीच में प्लस कर देंगे, यानी कि इस बी डी को हम बी सी प्लस सी डी कर देंगे। क्या कर देंगे, बी सी प्लस सी डी, इधर एक्स √3 जो है वो लिख ही देंगे। अब देखिएगा बी सी का जो वैल्यू है वो कितना है, तो बी सी का जो वैल्यू है वो तो नहीं मालूम है। अच्छा, तो हम इसको यहाँ पे निकाल के रखे हैं, इसीलिए बी सी इक्वल टू एक्स, ये √3 बाय में चल जाएगा, तो बी सी का वैल्यू एक्स बटा √3। और सी डी जो है वो सी डी कितना है, तो सी डी जो है वो 40 मीटर दिया हुआ है, इसके जगह पे हम 40 बिठा देंगे और ये एक्स √3 है, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका इधर 40 रहने देते हैं और ये एक्स √3 है, ये एक्स बाई √3 को उधर ले जाते हैं। इसके नीचे अभी कुछ नहीं है तो 1 डाल के इसका एलसीएम करते हैं, 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, √3 गुना √3 कर देंगे तो यहाँ 3x, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, x बचेगा। और अब इसका आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायग्राम को इरेज करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इधर 40 रह गया और इक्वल के बाद में 3x में x गया तो 2x बचेगा और बाई √3, नीचे कुछ नहीं है, फिर 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x गुना 1 कर देंगे 2x, 40 से इसमें गुना कर देंगे 40 √3। जैसे ही x का मान निकालेंगे 40 √3, ये 2 जो है दोस्तों बटा में आ जाएगा, 2 का टेबल में 20 बार में कटेगा तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, 20 √3 मीटर, यानी कि यही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। इसमें लिखा हुआ है एक शंकु का छिन्नक, सॉरी 28, हाँ 28, एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, कि ये सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है, एक छिन्नक है। छिन्नक किसको कहते हैं, तो हम लोग देखिए इस तरह का डायग्राम बना दें, जैसे ये हो गया हमारा शंकु। अब इसको हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पर काट दें, ऐसे गोल बना दें, ये जो बनेगा ये छिन्नक बनेगा। तो इसी प्रकार का एक छिन्नक है, इसका नाम क्या है, छिन्नक। ये छिन्नक जो है दोस्तों क्या है, तो इसका जो ऊंचाई है वो h बराबर कितना है, 45 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्याएं जो है दोस्तों वो कितना है, इसकी त्रिज्या एगो जो है R2 का सकते हैं 28 सेंटीमीटर और R1 जो है दोस्तों वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब कहता क्या है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस छिन्नक का हमको क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। अब आगे देखते हैं, 1/3 है इसका फॉर्मूला दोस्तों आयतन निकालने का, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2। इसी पे आराम से वैल्यू को पुट करते जाएंगे, तुरंत आंसर आएगा, तुम गर्दा आंसर आ जाएगा। 1/3 पाई का वैल्यू जो है दोस्तों सभी को मालूम है 22/7 ही होता है, और इंटू h जो है, h यहाँ पे 45 है तो 45 ही लिखेंगे। R1 का स्क्वायर है, R1 हमारे पास कितना है, तो R1 जो है हम ऊपर वाला को लेते हैं तो 7 का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर, R2 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 28 का स्क्वायर, फिर R1 इंटू R2 तो 7 इंटू 28। इसके बाद जो है 1/3 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे और इंटू 45, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है तो गुना करके देख लेंगे, ठीक है। 8 गुना 8 हो जाएगा 64, 4 8 दूना 16, 6 22 हो जाएगा, 16 6 बचा 1 5 हो जाएगा, 4 6 2 8 784।
इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 784 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 7 8 56 के 6 बचा 5, 14 5 19 हो जाएगा, यानी कि 196। ठीक, अब ये सारे को हमको जोड़ना होगा। 1/3 लिख लेंगे इधर हम, 22/7 लिख लेंगे, फिर 45 लिखेंगे। अब 784 को 196 और 49 में जोड़ेंगे, हमारा आएगा 4 6 10 9 19 के 9 बचा 1, ये हो जाएगा 9 4 13 8 17, 9 4 13 8 21 1 22 के 2 बचा 2, 7 1 8 8 2 10। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1029 हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद। अब देखेंगे कि मेरा कौन कौन सा कटेगा। यहाँ पर 7 का टेबल में ये कटता है या नहीं, 3 32 28, हाँ आराम से कट जाएगा आपका। 7 का टेबल में ये 7 एकम 7 कटेगा, 3 2 32, 4 बार में 28, 7 बार में 49। फिर अब जो है 3 का टेबल में ये कटेगा आपका, 3 गुना 4 12 बचा 2, 9 बार में 27। हमारे पास 22 गुना 45 इंटू 49 बचा। आप इसको गुना करके यहाँ पर आराम से आंसर लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगी और फिर अगले वीडियो की बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पे माध्य निकालना है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। ये आपका दिया नहीं रहेगा, हम ये पहले ही सॉल्व कर दिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल है 10 25 25 40 40 55। ठीक है, बारंबारता ये जो चीज़ हमको दिया हुआ रहेगा, ये दोनों। अब यहाँ पर ये मध्य बिंदु जो है, ये मध्य बिंदु क्या होता है, जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का जो बिंदु है उसको मध्य बिंदु कहेंगे। ठीक है, इसको शॉर्टकट में एक्स कहेंगे, इसको एफ कहेंगे, एफ से फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 10 और 25 के बीच में क्या होगा, तो 10 और 25 के बीच में क्या होगा, तो 10 और 25 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 25 35/2 बोले तो 17.5। ठीक है, इसलिए मध्य बिंदु क्या हो गया 17.5। उसी प्रकार ये दोनों का बीच में क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 32.5। और उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ देखिएगा 15-15 का डिफरेंस है, तो ये गो से 2 को मध्य बिंदु निकालेंगे और 15-15 सब में जोड़ते जाएंगे, बाकी सबका मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, मध्य बिंदु निकाला। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आता है एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है, तो एफ और एक्स को दोनों को इंटू करते हैं, ये दोनों को इंटू कर दिया, दोनों को इंटू कर दिया, ये दोनों को इंटू करके यहाँ लिखे, दोनों इंटू करके यहाँ लिखे, ये दोनों को यहाँ। ठीक है, इस तरह सारा इंटू कर दिए। इसके बाद अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ क्या होता है, एफ को पूरे को जोड़ दो, 6 6 12 4 18 7 25 3 28 तो 30, यानी कि सिग्मा एफ क्या हो गया 30। इसके बाद जो है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स की बात करें, सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सभी एफ एक्स को जोड़ दो, 5 5 10 के 0 बचा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो गया आपका 5 1 6 7 13 2 15 5 20 25 5 30 के 0 बचा 3 3 3 6 9 15 3 18 7 25 और 6 हो जाएगा आपका 31 5 36 के 6 बचा 3 3 5 8 4 12 3 15 3 18, यानी कि यहाँ पे जो है दोस्तों 1860.0 हो जाएगा, जिसको हम शॉर्टकट में 1860 भी कह सकते हैं। अब इधर देखिएगा इसका माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्य निकालने का होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स जो है दोस्तों वो कितना 1860 है, सिग्मा एफ जो कितना है 30 है। इसको कट कर देंगे और 186/3 बचेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 बार में 18 और 3 दूना 6 62, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वो 62 हो जाएगा। अब जो आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 2019 में जो पूछा गया ये सारा क्वेश्चन था, इसका हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाया। ठीक है, ये जो है आपका लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, माध्यक निकालना है, और आपको मालूम ही होगा कि माध्यक इंपॉर्टेंट है या नहीं सो। ठीक है, हमारे पास है वर्ग अंतराल, बारंबारता। अब हम इसमें आ जाएंगे संचयी बारंबारता, क्योंकि हमें निकालना क्या यहाँ पर है, हमें निकालना यहाँ पर माध्यक है। ठीक है, माध्यक जब हमको निकालना है तो माध्यक का जो है उसके लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होता है। संचयी बारंबारता क्या होता है, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे ऐसे टेढ़ा, तो 5 और 8 क्या हो जाएगा 13, 13 में 20 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, सॉरी 48 आ जाएगा, और इसको फिर जोड़ेंगे तो ये 55 होगा, इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये 60। और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, n बोले तो सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ेंगे तो ये भी जो आएगा वो 60 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमको माध्यक निकालना है।
माध्यक निकालने से पहले कुछ चीज़ें होती है जो हमें निकालना होता है। सबसे पहले हमें n/2 निकालना होता है। n/2 का मतलब 60 को 2 से भाग दे दो, बोले तो 30। इसके बाद हमको क्या निकालना होता है? माध्यक वर्ग, ठीक है, मीडियन क्लास जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मीडियन क्लास क्या होता है? तो जो n/2 जो निकला, यानी कितना निकला? 30। 30 से अधिक इसमें क्या है? 30 से अधिक आप देखेंगे यहाँ पर 30 से अधिक जो है कितना संचयी बारंबारता में 33। इसका जो वर्ग अंतराल है 20 से 30, ये आपका क्या हो गया? माध्यक वर्ग हो गया। क्या हो गया? 20 से 30। इसके बाद आएंगे एल। एल किसको कहते हैं? जो माध्यक वर्ग है 20 से 30, इसकी निम्न सीमा यानी कि 20। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? इसके बाद हमें लिखना होता है एफ। एफ मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, वो भी कितना है? 20 ही है, ठीक है। इसके बाद जो है हमको लिखना है सी एफ। सी एफ क्या होगा? तो जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पीछे जाएंगे, उसकी संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता बोले तो 13। इसके बाद एक चीज़ और है दोस्तों, एच। एच क्या होता है? जो माध्यक वर्ग है उसके बीच का गैप। तो 10-10 का अंतर सब में है, तो एच का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे माध्यक, ठीक है। माध्यक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो माध्यक का फॉर्मूला L + n/2 - CF / F × H। L का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है? 20 है। n/2 हमने पहले निकाल कर रखा था 30, इसके जगह पे 30 लिखेंगे। CF जो है, CF का वैल्यू हमने 13 निकाल के रखा था, 13 बिठा देंगे। F जो है, F का वैल्यू 20 है, तो 20 पुट करेंगे इंटू H। H जो है हमारा वो कितना है? तो 10-10 का गैप है, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे। 20 + 30 में 13 गया तो 17/20 इंटू 10। 10 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो बचेगा 20 + 17/2। इसके बाद क्या करेंगे? आप यहाँ भिन्न का जोड़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा सॉल्व करने में। सबसे पहले 2 से 17 को डिवाइड कर देंगे, तुरंत बन जाएगा। तो 2 से 17 को डिवाइड करेंगे, आपको मालूम है कि 8.5 आएगा। अब 20 में आराम से 8.5 को जोड़ देंगे, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28.5। इस प्रकार हमने दोस्तों 2019 में जितना भी प्रश्न पूछा था मैथ में, वो सारा हमने आपको यहाँ सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप इसको बारी बारी से वीडियो को रिपीट करके देखेंगे और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। और अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करेंगे, तो उससे हमें क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा कि हमें कुछ इसमें सुधार करनी है, सो ठीक है। उसके बाद चलिए, आप अगर पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, ज्वाइन जरूर कर लेंगे चैनल को, क्योंकि अभी से लेकर एग्ज़ाम तक, यानी कि 24 मार्च को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इस बीच में हम आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट देंगे कि आप अगर कहीं भी कोचिंग नहीं भी पढ़ते होंगे, फिर भी मेरे चैनल के बदौलत आप 400 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।